तो बेटा जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन, उसमें मैंने आपको बताया था आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में हमारा क्या था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पी बता दिया था प्रेशर, वी वॉल्यूम था, एन नंबर ऑफ मोल्स था, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था और टी क्या था, टेम्परेचर। और ये वाली बात भी बता दी थी क्या कि प्रेशर नहीं पता, एन नहीं पता और टी नहीं पता तो वॉल्यूम नहीं पता लगेगा। बट अगर पी भी पता है, एन भी पता है और टी भी पता है तो वॉल्यूम पता लग जाएगा। बट अगर सिर्फ प्रेशर पता है और क्या पता है, टेम्परेचर पता है, तो जिस हिसाब से मैं एन लूंगा उस हिसाब से मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। और यहीं से मेरी बात क्या निकल के आई थी कि एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर जो मेरा नंबर ऑफ मोल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के बेटा, वॉल्यूम के। और इसको मैंने क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था एवोगैड्रो लॉ। क्या नाम दिया था बेटा इसको, एवोगैड्रो लॉ। अब इसको ना हम समझने का काम करते हैं। बेटा उस वाली साइड पे बैठ जाइए। हाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें, है आगे बल्कि ग्रुप आ गया ठीक है, तो क्या है, ये वाली बात आपको समझ आ गई, एवोगैड्रो लॉ। अब आते हैं कि इसमें हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या कंडीशन होती है, ये वाली बात समझते हैं। तो यहां पर आ जाएंगे बेटा, क्या यहां पर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, 1 atm। क्या लिखेंगे, 1 atm। अभी मैं आपको प्रेशर के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड प्रेशर हमारा 1 atm है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है मेरा बेटा 273.15 केल्विन। और ये जो वैल्यू होती है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। बट हमारे को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में जो टेम्परेचर डालना होता है किस में डालना होता है, केल्विन स्केल में डालना होता है। तो ये हमारा होगा स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब आर की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होती है। अब अगर आप नंबर ऑफ मोल्स लेते हो, कितने, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू अगर आप लेते हो सपोज 1 मोल, तो जो वॉल्यूम होगा ना, वो वॉल्यूम किसी भी गैस का 22.4 लीटर्स ही निकल के आएगा। कितना आएगा बेटा, 22.4 लीटर्स। अब आप दूसरी कंडीशन समझो, मान करके चलो आपका स्टैंडर्ड प्रेशर, जो आपका स्टैंडर्ड प्रेशर है इसकी वैल्यू सपोज 1 atm है। तो 1 atm बोलते ही क्या पता लग गया, स्टैंडर्ड है या नहीं है। 1 atm बोलते ही क्या पता लग गया बेटा, स्टैंडर्ड है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की वैल्यू मेरी 273.15 केल्विन, ये लिखते के साथ ही पता लग गया स्टैंडर्ड है। अब बताओ अगर n की वैल्यू में 1 मोल की जगह 2 मोल लूंगा तो क्या कहलाएगा, कि इसकी वॉल्यूम क्या आने वाली है। 1 मोल की जगह क्या ले दिया, वही टेम्परेचर वही प्रेशर वही। तो अब n जो 1 था तो 22.4 लीटर था, तो अब अगर n 2 होगा तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ 22, 44.8 लीटर्स। बोलो समझ आया नहीं आया। तो कुल मिला के क्या मैं ये कह सकता हूं ना कि जब टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू फिक्स कर दे, स्टैंडर्ड वाली फिक्स कर दी, तो जिस हिसाब से n ले रहा हूं उसी हिसाब से क्या आ रहा है मेरा वॉल्यूम। अब आप मेरे को बताओ कितने मोल ऑफ गैस के मास को मोलर मास बोलते हैं, कितने मोल ऑफ गैस के मास को मोलर मास बोलते हैं, 1 मोल के मास को। अब आप बताओ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल कंफर्म है 22.4 लीटर होगा, कह सकता हूं। तो कुल मिला के मैं ये बात भी कह सकता हूं कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस वुड बी कॉल्ड इट्स मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ना। वेरी गुड। तो यहां पर मैं क्या स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं बेटा, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं क्या, मास ऑफ 22.4 liters of any gas at STP would be its molar mass। बताओ बेटा समझ आया कि नहीं आया। और ये वाली बात कंफर्म है ना, कंफर्म है। आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू आपको पता लग गई और उस पे 1 मोल का वॉल्यूम आपका 22.4 लीटर है, जो आपका बेसिकली क्या है
22.4 लीटर कंफर्म है ना कि इतने पे 1 मोल ही होगा, मतलब इतनी गैस का जो भी इस गैस का इस वॉल्यूम गैस का जो भी आपका मास आने वाला है दैट वुड बी कॉल्ड इट्स मोलर मास। क्यों? क्योंकि 1 मोल के मास को हम क्या बोलते हैं? 22.4 लीटर। समझ गए बात? तो जो मैंने आपको पहले पिछली बार फॉर्मूला बताया था बेटा, फॉर्मूला क्या बताया था नंबर ऑफ मोल्स का? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? चेक करके देखना। यहां पर बताया था मैंने आपको गिवन मास बाय मोलर मास। बताइए ये वाली बात क्लियर है या नहीं है? ये वाली बात तो तभी आपको क्लियर हो गई थी। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूं मेरे को एसटीपी पे किसी गैस का वॉल्यूम सपोज 44.8 लीटर है, बताओगे कितने मोल है? क्या से पता लगा? क्योंकि एक का 22.4 होता है। काट पीट आंसर आया कि नहीं आया? तो बोल हाँ या ना। तो अब बताओ, आपको नंबर ऑफ मोल का एक और फॉर्मूला मिल गया। क्या? कि गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय द विच इज इक्वल टू, वेरी गुड, तो मिल गया दूसरा फॉर्मूला। अरे बोलो, अरे वो फॉर्मूला कई जगह डायरेक्ट लिखवा देंगे। बच्चों बच्चों नंबर ऑफ मोल के 3 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं, ले रट ले। क्यों रट लूं? बता तो सही बेसिस क्या है। ये बेसिस है। समझ में आ गई भैया? तो नंबर ऑफ मोल को एक और फॉर्मूला लिखना भैया। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला लिखो। क्या? गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। बताओ क्लियर? और एमएल वगैरह में तो कन्वर्ट कर लोगे ना, हमें पता है 1 लीटर में 1000 एमएल होते हैं, तो एमएल में कन्वर्ट कर लेना फटाफट। लिखे से लिख भैया फटाफट। ये वाली बात समझ में आई होगी आपको? एक ये वाली बात याद रखनी है, एक ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है? एक ये वाली बात याद रखनी है। ये आपके की कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपके की कॉन्सेप्ट है। ये वाला और ये वाला, जिनका बेसिस वो है जो मैंने पिछले बताया। बेटा पिछले वाला लिख लिया आप लोगों ने? ये वाला, हाँ ये वाला लिख लो। इसमें सिंपल क्या लिखना है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी हमारा टेम्परेचर। गॉट इट? लिखो। लिख लिया बेटा? हाँ ये वाला हो गया। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, ये लिखना है फटाफट। अच्छा अब अगर कोई आपको एसटीपी वर्ड बोलेगा तो दिमाग में क्या घूमेगा? वैल्यूज, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 0 डिग्री। बहुत बहुत सिंप्लीफाई करके याद करना। याद आपको वैसे भी बहुत कुछ करना होगा, एक सब्जेक्ट तो है नहीं, काफी सारे हैं, तो आप बहुत सिंप्लीफाई करके याद करना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या? 0 डिग्री। कैल्विन के लिए आज तक आपने 273 याद किया था, अब प्रिसाइज हो जाओगे 273.15 हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्रेशर इज योर 1 एटीएम। 1 एटीएम स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने एटमॉस्फेरिक वर्ड सुना होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1 एटीएम होती है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट समझाऊंगा क्लास में, ठीक है? क्योंकि ये अभी हमारे साथ लंबा चलेगा। क्वेश्चन दूं? लिख लो इसे।
चले आगे बेटा। आओ नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा है क्वेश्चन लिखना बेटा। क्वेश्चन है हमारा, अ वॉल्यूम ऑफ 10 liters of a gas at STP weighs 11.6 gram. Calculate its molar mass. बोल बेटा कैसे करेंगे। कह रहा है कि कोई एक गैस है जिसका एसटीपी पे 10 लीटर का मास दिया है। तो सबसे पहले तो बेटा आप मुझे ये बताओ, क्या 10 लीटर का जो भी मास है क्या मैं उसे मोलर मास बोलूं? 10 लीटर का एसटीपी पे मास दे रखा है ना, कितना दे रखा है? 11.6। क्या 10 लीटर के मास को बोलता हूं एसटीपी पे मोलर मास? तो भैया आपका जो मास आ रहा है ना, आपका मास एसटीपी पे आ रहा है 10 लीटर का, तो आपको तो नहीं बोलेंगे। बता कितने का निकालना पड़ेगा कि मोलर मास बोलूं? 22.4। तो अब एक बात बता, 10 लीटर का पता है, 22.4 लीटर का नहीं निकल जाएगा? सोचो, 10 लीटर का पता है ना एसटीपी पे, तो 10 लीटर का पता है तो बताओ 22.4 का नहीं निकलेगा क्या? मतलब पूछ रहा हूं आपसे। हाँ ये तो 10th क्लास की मैथ्स है लाला। 10th भी नहीं भाई, और छोटी मान लो। यहां ध्यान देना, सॉल्यूशन क्या है इसका। मास ऑफ 10 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी कितना दे रखा है बेटा? 11.6 ग्राम। तो जल्दी बता, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी कितना हो जाएगा? 11.6 डिवाइडेड बाय 10 ग्राम। बोल हाँ या ना। अब एक का मिल गया, कितने का निकालना है? और 22.4 का क्यों निकालना है? क्योंकि एसटीपी पे दुनिया की कोई भी गैस 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर ही होती है। तो क्या करेंगे बेटा, मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी वुड कॉल्ड 11.6 by 10 इंटू वॉट? 22.4 है ना। और ये जो अब मास आएगा ग्राम में, इसको मैं सॉल्व करके क्या लिख दूंगा बेटा? मोलर मास। बता कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये वैल्यू आ जाएगी 25 पॉइंट, सॉल्व कर लेना क्या आ रही है, कर ले सॉल्व, सॉल्व कर लेते हैं। हाँ क्या बेटा? कोई गाल नहीं बेटा, जो आ रही है वो लिख दे, कैलकुलेशन पे मत जा, कैलकुलेशन पे मत जा मेरे भाई। क्या देखो कहाँ से आ रही है 26? इधर उधर कर गया होगा। अच्छा भाई लग जाएंगे इस हिसाब से। असल में कई सालों से यही आ रही है ना, बात सारी ये है। ठीक है, ये पहली बार ये नहीं आई, कई सालों से यही है। बेटा कोई डाउट हो तो बताना मेरे को, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ज्यादा समझ में आ गया, या कुछ लोचा रह गया, जस्ट टेल मी। क्लियर बेटा? ये आता आपका था एसटीपी, हो गया या नहीं हुआ? कोई नहीं कोई नहीं, कर लेना इसे। मतलब कैलकुलेशन पंगा नहीं है, पहले आप प्रोसेस देखो, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, अभी अगला चले। हाँ अगला सुनना और समझना तसल्ली से। दो टॉपिक आपके हो चुके हैं, पहला हो गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन और दूसरा हो गया एसटीपी। दोनों ही बड़े कॉन्सेप्ट थे। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है बेटा, उसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या नाम है? लिमिटिंग रिएजेंट। हेडिंग डालेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ये आपको समझाता हूं। सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे।
मान लो बेटा आपको भंडारा करना है, तो अब आप जनरली क्या होता है, वैसे तो सिंपल ये होता है जो जितना मांगे दे दो, भंडारा ही तो कर रहे हो, लेकिन अपना थोड़ा अलग रखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज रखेंगे। मान करके चलते हैं हम शुरुआत में सबको बराबर बराबर दे रहे हैं, क्या हर बंदे को हम दे रहे हैं 4-4 रोटियां और 1 कटोरी सब्जी, सबको दे रहे हैं, इक्वल दे रहे हैं। बाद में मांगना मांग लेना, बट मैं एक बंदे को यही काउंट करूंगा, ये दे रहा हूं। अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, मेरे पास 20 तो रोटियां हैं और 7 कटोरी सब्जी है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मुझे बताना है कि क्या चीज पहले खत्म हो जाएगी बांटने में। क्यों, रोटी तो ज्यादा है, लेकिन वो प्रोपोर्शन वाइज आप 4 के हिसाब से दे रहे हो पर हेड को। तो जल्दी बता, अब आप इस हिसाब से कितने लोगों को तसल्ली से बांट पाओगे? अगर मैं कहूं कि 1 गो में बांटना है तो कितने लोग तसल्ली से खा पाएंगे? क्यों? क्योंकि जब आपने बांटा होगा तो 4-4 के हिसाब से जब 5 लोग खा चुके होंगे तो रोटी बची होगी 0, और जब 5 लोग खा चुके होंगे तो सब्जी बची होगी 2 कटोरी। ये वाली बात समझ आ गई? तो अब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब सिंपल इतना है बेटा, जो चीज पहले आपको लिमिट कर गई, इस हिसाब से मैं रोटी के हिसाब से चल पाऊंगा। अब यूं थोड़े है कि रोटी तो बट गई, एंड में कह रहे हैं लो भैया सब्जी, मतलब खाना फेंकना नहीं चाहिए, दे तो हम किसी ना किसी को देंगे ही, बट वो तमीज तो नहीं होती ना, कि देखो जी रोटी नहीं है अभी सब्जी ले जाओ। तो समझना हम किसके हिसाब से बांट पाए, जो चीज कम थी या जो चीज ज्यादा थी? जो कम थी। तो जो बेटा कम होती है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो पूरी रिएक्शन होती है वो गवर्न करता है, ठीक है। और जो चीज ज्यादा होती है वो उसे बोलते हैं एक्सेसिव रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, अरे शुद्ध देसी भाषा में एक्सेस रिएजेंट। गॉट इट? तो आप लिखोगे क्या, लिमिटिंग रिएजेंट को क्या लिखना है बेटा? द रिएक्टेंट विच गेट consumed which gets consumed earlier in a chemical reaction is called, क्या बोलते हैं बेटा उसे? लिमिटिंग रिएजेंट। अब मैं बार बार लिमिटिंग रिएजेंट को सिर्फ LR लिखूंगा, बहुत बड़ा वर्ड है, लिमिटिंग रिएजेंट लिखूंगा LR। अब इसको हम अप्लाई करना सीखते हैं क्वेश्चन पे। क्या करेंगे बेटा? पहले ये बताओ यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं है? आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि जो पहले खत्म हो रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और वही रिएक्शन मेरी गवर्न करता है, बाकी लोग गवर्न नहीं। देखो जो ज्यादा होता है ना उसकी वैसे भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, इसलिए चीजों को लिमिटेड ही सप्लाई करना होता है, ऐसे नहीं ज्यादा दे दे लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई यहां पर आ जाना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसी चीज को अब मैं आपको इक्वेशन के हिसाब से समझा रहा हूं कि भाई ये तो ठीक है लेमैन लैंग्वेज में समझा दिया, मुझे ये बता कि भाई तू मेरे को ये कॉन्सेप्ट पे कैसे लगवाने वाला है। तो भैया यहां पर मैं क्या लिखता हूं, यहां पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, इक्वेशन आपने पढ़ रखी है बेटा पहले, CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2 वाटर। ये वाली बात आप पहले से पढ़ चुके हो। अब इसमें आपको ये बात पता है बेटा कि कार्बन का मास कितना होता है, जल्दी बताओ। कार्बन का मास आपको पता है हम 12 लेते हैं, हाइड्रोजन का मास 1 लेते हैं, ऑक्सीजन का मास कितना लेते हैं बेटा? 16। अब यहां पे CH4 लिखा है, CH4 का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 1 कार्बन + 4 हाइड्रोजन, कितना आया बेटा जल्दी बोलो? 16 ग्राम। यहां पर 2O2 का निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप पहले O2 निकालो, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंगल O इज 8, 16, तो 2 O इज 32, और क्योंकि 32 इंटू ट्वाइस करना है ना, दिस वुड बी और 64, दिस वुड कम आउट टू बी 44 ग्राम एंड दिस वुड बी 36 ग्राम। अब बात यह है कि मेरे को दे तो चारों चीजें रखी हैं और इंपॉर्टेंट भी चारों हैं, बट मैं वंस अ टाइम किसी 2 की बात करूंगा। मैंने क्या बोला इस बात को? देखो अब अगले 10 से 12 मिनट आपको तसल्ली से समझना है, 12 मिनट की इन्वेस्टमेंट आपका ये टॉपिक पूरा करा देगा, ठीक है। मैंने ये बोला इंपॉर्टेंट किसी भी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट्स होते हैं।
बट आप जब बात करना चालू करते हो तो आप किसी दो को एट अ टाइम कंसीडर करते हो। तो मेरी एक छोटी सी बात समझना, अगर 16 ग्राम CH4 होता है तो जल्दी बताओ O2 कितना चाहिए रिएक्ट करने के लिए? 64। अगर ये 16 होता है तो ये कितना चाहिए? चलो अगर ये 16 होता है तो ये कितना बनता है CO2? 44। चलो और चलो, अगर ये 64 होता है तो ये कितना बनता है? अगर ये 64 होता है तो ये कितना बनता है? चलो अगर ये 8 है तो ये कितना बनेगा? हाँ, ये बात तो तुम बहुत इजीली बता गए। ठीक है, चलो अब बताओ मेरे को, ये है 4.125, अब बोलो कितना बनेगा? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि भाई तब तो मैंने जस्ट आधा किया था, तो आप प्रोपोर्शनली उतना कम कर गए। कहीं ना कहीं मामला यूनिटरी मेथड वाला नहीं है, मामला यूनिटरी मेथड का है। भाई आप जब इतने होते हो तो इतना बन रहे हो, तो यहां पे जो भी मास होगा मैं अकॉर्डिंगली निकाल लूंगा। मैं फॉर द टाइम बिंग ये मानते हुए कि थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, एक बार यहां पे क्लैरिफाई करा देता हूं। मान लो यहां पर अगर 8 लिखा होता तो आप एग्जैक्टली 22 बताने लायक थे ना। मैं फॉर द टाइम बिंग क्या ले लेता हूं? x ले लेता हूं। बोलो हाँ या ना? ले लिया। तो अब मैं यहां पे टेबल बनाऊंगा किसकी? मास ऑफ CH4 की। और किसको रिलेट करना है इसके साथ? अरे अकेला ये तो रिएक्शन नहीं कर रहा ना, करता तो इसके साथ भी है, बट मैं फिलहाल रिलेट इनको करना चाहता हूं। तो आप बताओ अगला किसको रिलेट करूंगा? मास ऑफ, वेरी गुड, वैल्यूज पुट करना चालू कर बेटा, बोल जल्दी। CH4 कितना होता है तो कितना CO2 बनता है? 16 होता है तो बनता है, वेरी गुड। तो कितना है कि कितना बनेगा? ये आ गया। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, रेशियोज बराबर कर दो। इन दिस वुड बी 16 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय x. You will do cross multiplication and get the value of x. x would be equal to 8 into 44 divided 16. 8 से 16 घटा 2 आया और वैल्यू आ गई 22 ग्राम। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई सिर्फ 8 ही नहीं, अब तू यहाँ पे कोई भी नंबर लिखेगा तो हम ये बता देंगे? ये वाली बात क्लियर है? इसे फटाफट नोट डाउन करो। ये नोट डाउन करने के बाद आज आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन एक कंप्लीट पैकेज है कि क्या क्या मुझसे पूछ सकते हैं। करो। हाँ, इसमें कोई भी डाउट आपको आए, अठन्नी चवन्नी, बेटा ऑनलाइन का कोई भी स्टूडेंट कोई भी दिक्कत फेस करे, बेटा ये समझ लेना, कोई दिक्कत आए पूछ लेना, क्योंकि इसके बिना आगे मूव नहीं कर सकते। ठीक है? बेटा एक बार नाम बताना अपना। अनुषा? अच्छा अनुष्का, ठीक है। बेटा आपका? ठीक है, आपका बेटा? हरजप। और आपका? ठीक है बेटा, आपका? ठीक है। ठीक है, बोलो बेटा, लिख लिया? चले आगे। अब इसी चीज को हम ना कॉन्सेप्ट पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। वी आर प्रोवाइडेड विद, और पता है ये जो पिछला भी आपने पढ़ा है ना, इसमें से कोई भी चीज अगर हल्की फुल्की रह भी गई है ना
तो भी अभी हम इसको बार बार डिस्कस करेंगे। देखो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है ये एस्पेक्ट है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का। अब ये कैसे अप्लाई करना है वो आप क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है। तो आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे क्या, वी आर प्रोवाइडेड विद 50 grams of CH4 and 150 gram of ऑक्सीजन। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड, सेकंड लिमिटिंग रिएजेंट, थर्ड मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड इफ एनी। अगर कोई एक्सेस रिएजेंट बच गया है तो उसका मास हम लिखेंगे बेटा, ठीक है। अगर कोई एक्सेस रिएजेंट बच गया है तो उसका मास हम लिखेंगे, ठीक है। पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, इक्वेशन, क्योंकि हम पिछली वाली हमारी जो इक्वेशन थी बेटा उसी के साथ हम डील कर रहे हैं। क्या इक्वेशन थी हमारी? इक्वेशन ऑब्वियसली बात है हमारी अलग अलग हो सकती है। CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2 वाटर। क्लियर है बेटा? यही है। और आपको सबसे पहला काम, जब आपको ये मिले तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो इनके मासेस हैं पहले वो लिखने हैं। और रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी आपका मास ना तो प्रोड्यूस होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। तो जल्दी बताइए यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या आ रही है इनकी। वही वैल्यू जो पिछली बार थी, 16 ग्राम और ये 64 ग्राम, ये वाला 44 ग्राम और ये वाला 36 ग्राम। अब आप बताना बेटा मेरे को कि यहाँ पे CH4 ये तो वो वाली वैल्यूज है ना जो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आ रही है। ये तो आपको एक हिसाब दे रहा है कि भैया हमारा ये हिसाब है। अब तुम्हारे पास जितना जितना है उस हिसाब से बात कर लो। तो बता बेटा यहाँ पे CH4 कितना प्रोवाइड कर रखा है, 50 ग्राम, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना प्रोवाइड कर रखा है, 150। तो ये दिया 50 ग्राम और ये दिया 150 ग्राम। क्या आप जस्ट बाय लुकिंग बता सकते हो कौन ज्यादा है कौन कम है? जस्ट बाय लुकिंग नहीं बता पाएंगे। तो अब हमें कैसे प्रोसीड करना है ये आपको समझाता हूं। अच्छा एक बात बताना, अगर यहां पे मैं CH4 50 ग्राम की जगह 1 ग्राम देता तो बता सकते थे कौन कम दिया है? अच्छा चलो मैं CH4 देता ही नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन देता, तो बता सकते थे कौन कम दिया है? हाँ, क्या रिएक्शन प्रोसीड होती? फिर नहीं होती। क्यों? क्योंकि CH4 दिया ही नहीं। तो 1 ग्राम दे देता तो क्या होता? भाई एहसान कर रहे हो, 1 ग्राम दे के दो तो सही कुछ है। तो अब आओ पहले पता लगाते हैं। पहले मैं पता है क्या करूंगा, पहले मैं CO2 की वैल्यू कितनी बनने वाली है एक बार इससे पूछता हूं। तो इससे जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो जैसा मैंने पिछला किया था कि हाँ भाई तुम इतने हो तो कितने बनोगे, तो बता मैं ऐसे अगर एक्सलेट करूंगा तो ये बता नहीं देगा कि कितना बनेगा? बोल मेरे भाई, एक्स वैल्यू बताऊंगा तो बता नहीं देगा क्या? तो लेना टेबल बना। क्या टेबल बनेगी जल्दी बोल? यहां पर टेबल बनेगी मास ऑफ, वेरी गुड, अगला बोलो बेटा, अगला बनेगा मास ऑफ CO2। वैल्यूज बोलो क्या क्या डालेंगे? वैल्यूज 16 ग्राम होता है तो कितना बनता है, 44 CO2 बेटा। CO2 16 होता है तो कितना बनता है, 44। तो 50 है तो कितना बना होगा? बोल बेटा, x बना होगा। तो बताओ वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। कैलकुलेट करते हैं, गेट दी वैल्यू। वैल्यू क्या है बेटा? 137.5। ठीक है बेटा, ये आ गई वैल्यू। क्या कैलकुलेशन सही कर ली? मतलब मान लू, हाँ 137.5। तो क्या यहाँ पे मैं लिख दूं आप कितने बन रहे हो? ओए मजा आ गया यार, तुम तो बन रहे हो 137.5। हाँ, अब इसने तो बनाने के लिए राजी हो गया 137.5। इससे पूछूं भाई आप बना पाओगे इतना? क्योंकि बनना तो अल्टीमेटली दोनों से ही है ना यार। तुम दोनों राजी होगे तभी तो बनेगा। आओ इससे भी पूछ लेते हैं। पूछो भाई, लो इससे पूछो भाई। 64 बनाता है 44, तो जल्दी बता 150 कितना बनाएगा? वाई लेट कर लूं? बोलो। तो यहां पर लिखना टेबल, मास ऑफ
ऑक्सीजन और मास ऑफ व्हाट, CO2। तो 64 अगर बनाता है 44, तो 150 कितना बनाएगा? वाई बताइए बेटा कितना बनाएगा, बोल दे, कर कर कर। 64/44 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड, एक बढ़िया बात बोलूं है 125, 103.125 ग्राम आ गया। वैल्यूज लिख दें, ले बेटा ये वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेटली 103.125 ग्राम। अब सच्ची सच्ची बताना ये कम बना रहा है, क्यों कम बना रहा है? क्योंकि भाई अगर मैं यहां पे 150 की जगह सपोज 300 लेता तो आंसर भी डबल नहीं हो जाता, होता ना भाई। आपने एक बार इसकी वैल्यू इसकी हेल्प से निकाली, क्या इस प्रोसेस में कोई डाउट है? आपने इसी की वैल्यू इसी की वैल्यू निकाली ना, इसकी हेल्प से निकाली, क्या प्रोसेस में कोई डाउट है? दोनों की वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, व्हाट इट सजेस्ट। ये वैल्यू आ गई सपोज 137 और ये वैल्यू आ गई बेटा सपोज एक वैल्यू आ गई आपकी 137.5, एक आ रही है 103.125, कौन सी कम है? ठीक है, तो जो हमारा CO2 बनेगा ना वो कम वाला बनेगा, बताऊं क्यों? क्योंकि जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे ना, तो पहले तो ये 1 ग्राम बनेगा, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ऐसे ही तो करते करते बढ़ता चलेगा। तो जैसे ही 103.125 ग्राम बना होगा, ये भैया फिनिश, क्या हो गया ये? फिनिश। और जैसे ही ये फिनिश हो गए तो बताओ रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी या नहीं करेगी? तो अब आप बताओ क्यों आगे ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा इस अमाउंट में? क्यों नहीं बन पाएगा? रीजन कि जैसे ही इतना बना होगा, अरे ये भी CO2 का मास है, ये भी CO2 का मास है, फर्क क्या है? ये मास है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कह रहा है जितना तुमने मेरे को दिया है उस हिसाब से इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा वो कह रहा है क्या नहीं बनेगा, मैं तो इतना बन रहा हूं। अरे भाई तू होगा ज्यादा, जिस प्रोपोर्शन में तू लगता है तू होगा ज्यादा, जिस प्रोपोर्शन में मैं लगता हूं उस हिसाब से एनफ वैल्यू नहीं है। तो जल्दी बता फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर निकल के क्या आया? मास ऑफ CO2 फॉर्म वुड बी 103.125 ग्राम। बोल भैया हाँ या ना, बता पहला पार्ट क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। अब बता इस हिसाब से लिमिटिंग कौन हो गया? वेरी गुड, लिमिटिंग रिएजेंट वुड बी कॉल्ड, और जरूरी नहीं है हर बार O2 है, वो तो डिपेंड करेगा ना भाई, आप बताओ कितने प्रेजेंट हो तो कितना कितना बन रहा है अकॉर्डिंगली। अब मजा तीसरे में, तीसरा बताओ कैसे पता लगाओगे कितना बचा है? अच्छा पहले तो ये बताओ कौन बचा है? CH4 बचा है, इस बात में कंफर्म हो नहीं हो? अरे कहीं यूं कहो कि यार मैं तो इसी बात में कंफर्म रहा हूं, कैसे बच गया CH4? क्योंकि ऑक्सीजन पहले, तो अब सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची यही वाला अब मामला सॉल्व करना है। कैसे चेक करते हैं, यहां ध्यान देना, इसको मैं यहां से उठाता हूं, अच्छा लेता हूं, अच्छा कॉपी कर देता हूं और यहां चलाता हूं, और ये कर दिया मैंने। ला भैया मेरी बात सुन, सच्ची सच्ची बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बचेगा, इसका मतलब क्या है? क्या सारा 50 यूज हुआ होगा? अगर 50 यूज होता तो बनता 137.5, बट क्या 137.5 बना है? ना जी ना। कितना बना है जल्दी बोलो? 103.125। यस, मतलब यहां पे मेरे को x की वैल्यू पता है, कितना बना है? 103.125, बट क्या वो 50 यूज करके बना है? नहीं। कितना यूज करके बना है बताओ? कुछ मान लू W? अरे भाई 50 यूज करके तो 137.5 बनना था ना, बना कितना? कैसे पता लगा? क्योंकि वो इन दोनों में से कम था, और जब कम बना तो मतलब सारा वो 50 तो यूज हुआ नहीं होगा, तो क्या मानू कितना यूज हुआ है? अगेन x तो मान नहीं सकता, क्यों?
हाँ y भी नहीं मान सकता तो मैंने w ले लिया। अरे आप कुछ और ले लेते हैं भाई, प्रोसेस बताओ पहले। अरे वो सब गया तेल लेने, वो सब छड्डो, मैं आपकी कैलकुलेशन पे शक नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि प्रोसीजर क्लियर है तो मामला हो गया क्लियर, नहीं है तो भैया फिर है टेंशन। तो कुल मिला के अब बताओ, अब अगर आप ये सॉल्व करोगे 16/44, ये आ गया WY 103.125, तो बता जल्दी अब यहां से W आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भैया आ जाएगा। और W की वैल्यू आती है 37.5 ग्राम। तो अब आप बताओ कितना बच गया मेरे पास CH4, CH4 था कितना। हाँ कई बच्चे पता है क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आती है ना, इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं इससे। अरे मास तो इतने सारे लाला, किसी से भी कर दोगे क्या, किससे करना है, कितना था CH4, वेरी गुड। तो जल्दी बता मास ऑफ CH4 लेफ्ट बिहाइंड कितना रहा होगा, लेफ्ट। भैया पहले तो ये बता देना कि क्या मैं बहुत तेज चल रहा हूं, और सामने वाले को मत देखो, आप अपना जज करो कि भाई आपको क्या समझ आ रहा है, मैं तेज चल रहा हूं क्या। भाई दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, तसल्ली से हाँ या तसल्ली से ना करना, जल्दबाजी है कोई नहीं है ना। आप तसल्ली से बेटा पहले क्वेश्चन रीड करो एक बार, फिर एक बार क्वेश्चन रीड करो, क्योंकि ये जो मैंने देखो, मैंने इसमें आपको 3 ही एस्पेक्ट कराए हैं कि पहला ये पता लगाना कि भाई दोनों से पूछो कितना कितना बनाना चाहते हैं, और वो कितना बनाना चाहते हैं इट इज सिंपली अ फंक्शन ऑफ कितना कितना आपने दे रखा है। तो बोलो कोई अगर मेरे को 1 किलो चीनी दे करके कहेगा पूरी दिल्ली के लिए शिकंजी बना दो, तो बन जाएगी क्या। अच्छा चलो दे दी उसने मेरे को पूरी यमुना नदी, यमुना नदी में पानी तो अच्छा खासा है, ठीक है लो 1 किलो चीनी शिकंजी बना दो, बन जाएगी। रीजन क्या रहेगा, चीनी कम है, चीनी लिमिटिंग रिएजेंट है। फिर बात वही आएगी कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि 1 किलो चीनी में शिकंजी नहीं मिलेगी, जितने लोगों के हिसाब से आपने चीनी दे रखी है उतनों को पिला दूंगा, बाकियों को शिकंजी नहीं मिलेगी, पानी पीते रहना। समझ गए बात। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये है कि जब आपको डाउट आ सकता है कि मैं दोनों से क्यों निकाल रहा हूं, तो दोनों से इसलिए निकाल रहा हूं, मैंने इससे भी पूछा कितना बनाना है आपको, मैंने इससे भी पूछा कितना बनाना है आपको, जो कम बना रहा था मैं फाइनल वो रिपोर्ट करने वाला हूं। क्यों, क्योंकि तेरे कम बनाने पर तू हो गया खत्म, और जब तू खत्म हो गया तो वो भैया अकेले तो करेंगे नहीं, और जब तेरे इतने बनाने पे ये भैया खत्म हो गए तो ये भी तो फाइनल रुक गए ना अब। तो अल्टीमेटली आपने इससे पता लगाया इतना बना, इससे पता लगाया इतना बना, आपने फाइनल रिपोर्ट कर दिया कि भाई मेरा फाइनल जो बना वो बना 103.125, उस हिसाब से लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ऑक्सीजन। अब एक्सेस जो बचा वो CH4 ही होगा, और CH4 कैसे पता लगाया कि जब बना ही मेरा CO2 103.125 है तो सारा 50 यूज होने का तो मतलब ही नहीं है, तो वो मैंने कोई अदर वेरिएबल ले लिया। बोलो भाई मैं तुम्हारे को एक बात बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट और बड़ा। आप ये मत देखना कि 20 मिनट पहले स्टार्ट कराया था 20 मिनट में चालू खत्म करा दिया, 20-25 मिनट के हिसाब से मत समझना। आप ये समझना मैंने आपको सिंपली सिटी से ये बात बता रखी है, 5 मेजर टॉपिक्स हैं। पहला मेजर टॉपिक क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जिनका फर्स्ट क्लास में हो चुका है। सेकंड मेजर टॉपिक क्या है, अच्छा सबसे कम टाइम तो मुझे लग रहा है सेकंड मेजर टॉपिक करने में ही लगा, एसटीपी कंडीशन, बट वो इक्वली बड़ा है। कोई बंदा इतना छोटा आ जाएगा आपकी हाइट से छोटा, और मान लो वो रिश्ते में आपका चाचा ताऊ मामा लगता है, फिर क्या आप उसमें ऐसे ही रख दोगे है कि ताऊ जी में आपसे बड़ा हो गया, ऐसे रख दोगे क्या, कि कान पे रख दिया, नहीं रख पाओगे ना। तो ये मत देखना कि कॉन्सेप्ट की हाइट क्या है या लेंथ क्या है, मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर के अंदर 5 मेजर कॉन्सेप्ट है, उन 5 मेजर कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करने में लगते हैं कम से कम 100 क्वेश्चन, ताकि आप उनके हर एस्पेक्ट को समझ पाओ। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहां पर, ठीक है। तो आप इसको बेटा फटाफट नोट डाउन करना चालू करो। बेटा किसी को भी ऑनलाइन कोई भी डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो।
लिख लिया बेटा? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट नहीं, एकदम कंफर्म वाली बात है? हाँ ठीक है, अगर कोई भी डाउट नहीं है, ये भी लिख लिया सारा? लिखो, फिर आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है? चले आगे। आओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका। ला भाई क्वेश्चन देखना। ला भाई, इसको पढ़ेंगे और अभी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें? मैं मासेस आपको दे देता हूँ बेटा। एच का मास क्या यूज करेंगे? 1 Cl का मास यूज करेंगे 35.5। ट्राई करेंगे अभी। Mn का मास यूज करेंगे 55 और O का मास यूज करेंगे कितना? 16। O का मास 16। इसे ट्राई करेंगे फटाफट। बेटा 4 HCl का मास कितना आ रहा है? 146। ठीक है बेटा, 146 ग्राम। अगला MnO2 का मास क्या आ रहा है? 87 ग्राम। अब वो पूछ क्या रहा है बेटा? आपको कह रहा है क्लोरीन प्रिपेयर होती है लेबोरेटरी में बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद दिस। ये इसने बेसिकली क्या बता दिया? इसने आपको इक्वेशन के बारे में बता दिया, इसका कोई यूज नहीं है, बस इक्वेशन के बारे में बता दिया। अब वो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2। वो पूछ रहा है इसके कितने ग्राम, मतलब एक्सलेट कर लूं, इसके 5 ग्राम ऑफ MnO2 के साथ। बता क्या लगाएंगे? वही स्टोइशियोमेट्री। हाँ, तो सेम स्टोइशियोमेट्री आप घर पे आप कर लेना अप्लाई। बताओ
सेम स्टोइशियोमेट्री अब आप घर पे अप्लाई कर लोगे बेटा, लिख दे होमवर्क इस पे, वैल्यू सॉल्व कर लेना, वैल्यू चेक कर लेना, आंसर साथ में दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ, अब एक एस्पेक्ट और समझा दूं बेटा इसका। हाँ, एक छोटा सा एस्पेक्ट और समझा देता हूं। चले आगे। हाँ, यहां पर आ जा, ले ये कर लोगे, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और देखने, और देख ले, ये ले ये ले, ये वाला क्वेश्चन, मतलब जो आपकी एक्सरसाइज है ना, मैं बताता रहूंगा किस किस में से क्या क्या करना है। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करके आना है एज अ होमवर्क। लिख ले इस पे लिख ले होमवर्क, ये घर से करके लाना है, ठीक है। ये करके लाना है, मतलब क्या ये आपके उसमें है, दे रखा है, एक्सरसाइज का है, फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं अगला, ये आपका होमवर्क है। और क्या है, और मैं आपको बता दूं बेसिकली क्या। हाँ, यहां पर आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं, ये वाला कैसे करना है। बेटा बहुत तसल्ली से समझना, बहुत तसल्ली से। मैंने आपको जैसे ये बताया कि आप कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी प्रोडक्ट लिखते हो तो उसमें जो जो एलिमेंट होंगे आपको उनके मासेस मिल जाते हैं, तो मासेस प्लस करके आप उनकी वैल्यूज लिख लोगे, मॉलिक्यूल का क्या मास है आप उसकी वैल्यू लिख लोगे। अब दूसरी चीज आती है कि अभी तो आपने डील करा मास के हिसाब से, अब सेकंड आप डील करोगे किसके हिसाब से, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से। किसके हिसाब से, बता, गिवन मास बाय मोलर मास क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे आप गिवन मास से रिलेट कर रहे थे ना अभी, अब आप वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स से भी रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लो यहां पर इन्होंने क्या आपको दे रखा है, यहां पर इन्होंने आपको दे रखा है 2A प्लस 4B गिव्स व्हाट बेटा, 3C प्लस 4D। क्या इन्होंने ये बता रखा है A का मास क्या है, B का मास क्या है, C का और D का क्या है, नहीं बता रखा। भाई अगर A का मास सपोज वो बोलता 20 है तो मैं 20 इंटू 2 40 लिख देता ना मास, बट यहाँ पे मास से तो डील ही नहीं कर रहा। तो अगर वो मास से डील नहीं कर रहा तो आपको किससे डील करना है बेटा, ये जो आगे लिखे होते हैं ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, ये होती है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या होते हैं ये, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप नंबर ऑफ मोल्स भी लेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो, डजन भी लेट कर सकते हो। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, मान लो ये 2 मोल है तो ये कितने मोल चाहिए, 4 मोल। अगर मैं बोलूं ये 2 A एटम है तो इसके कितने B के कितने एटम चाहिए। तो बेसिकली ये स्टोइशियोमेट्री है, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। अगर कोई यूं बोले भाई तो मुझे एक थप्पड़ मारेगा मैं तुझे 2 मारूंगा, कहता आजमा के देख ले, ठीक है। तो अगर मैं 1 पे 2 मार रहा हूं तो सोचो अगर वो बंदा मेरे को 1 दर्जन थप्पड़ मारेगा तो मैं कितने मारूंगा, 2 दर्जन, 2 दर्जन ना। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये 1 और 2 क्या है, ये 1 और 2 1 था या 1 और 2 दर्जन था, क्या था। या अगर वो मेरे को 1K थप्पड़ मारेगा, 1K कितने हो गए, तो मैं कितने मारूंगा, 2K। तो 1 और 2 उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा कि भाई तो इस रेशो में काम कर रहा है। ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई। तो कुल मिला के इन वालों को आपको क्या करना है, आप इन्हें नंबर ऑफ मोल बोलना नहीं कभी, आप उसे यूज कर सकते हो। एक्चुअल में ये 2 4 3 4 ये क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब अगर वो कहता है कि आपको 5 मोल ऑफ A गिवन है, 6 मोल ऑफ B गिवन है, तो आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और अमाउंट ऑफ C कितना बनेगा। तो मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लिख लेता हूं, मान लो इसके 2 मोल यूज हो रहे हैं, इसके 4, इसके 3 और इसके, तो अब बता A के कितने दे रखे हैं, A के, वेरी गुड, B के 6। अब आपको बताने किसके हैं, हाँ, तो एक बार C की वैल्यू पता लगा इनके हिसाब से कितनी आएगी, इनके हिसाब से बताओ वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, हाँ क्या आएगी, पक्का। ये ले भाई 7.5 आ गई, मान ले 7.5 वैल्यू इससे आ गई। अच्छा दूसरे से निकाल के देख लेते हैं, मान लो इससे वैल्यू अगर आ रही 4 6 और ये 3, y कितनी आ जाएगी, y से काका 4 और 6 3 और y, अरे काका जब तूने एक बार इन दोनों को लिया कितनी आई 4.5। तो चलो इससे वैल्यू आ गई 4.5, जल्दी बताओ कौन कम है कौन ज्यादा है, जो
कम है वो हमारा फाइनल आंसर है कि आप कितने बनोगे लाला, आप बनोगे 4.5 मोल। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? वेरी गुड, लिमिटिंग रिएजेंट इज योर। बेटा अब बता समझ आया कि नहीं आया? हाँ, अब बात ये नहीं है कि आप सिर्फ मास से ही डील करते हो आप। अच्छा ये कैसे निकाल रहे हैं, ये वैल्यूज आ जाएंगी ना, कोई डाउट तो नहीं? दिस वॉज ऑल अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट। अभी टिल नाउ हमारे कितने कॉन्सेप्ट डन हो चुके हैं? 3। और ध्यान देना बेटा, इस चैप्टर के अंदर आपका ऐसा नहीं होता कि पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराऊं, उसके मल्टीपल क्वेश्चन करा दूं, फिर दूसरा कराऊं, उसके मल्टीपल कराऊं। एग्जैक्टली होता क्या है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट करते चलो, उनके एक एक क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन देखते चलो। जैसे ही आपके 5 कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपको ना इसके क्वेश्चन मिक्स कराना चालू करूंगा, क्योंकि मिक्स होता है। स्टोइशियोमेट्रिक, ये जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके साथ परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी लग जाता है, एसटीपी भी लग जाता है। और आगे आपके 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, एक का नाम है एटॉमिक मास और दूसरे का नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? बस मेरे को इतना बता दो बेटा, यहां तक कोई डाउट है या नहीं है? यहां तक क्लियर? पक्का? अगर यहां तक क्लियर तो बाकी हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये आप बाकी आपको जो होमवर्क देना है वो होमवर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्सरसाइज जो आपकी 1 है, वो एक्सरसाइज 1 आपको करके आनी है। कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ नहीं होंगे, जो नहीं होंगे फिर वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, होमवर्क क्या है और आपका एक्सरसाइज 1। और बेटा कोशिश करना कि आपको जो होमवर्क दिया जाता है एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, करोगे तो बढ़ोगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।